नमस्कार। आज हमारे खास मेहमान हैं पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और अब बीजेपी के गाजियाबाद से सांसद सिंह साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सिंह साहब को मंत्रालय कौन सा मिलेगा क्योंकि 5,67,000 वोटों से आप जीते हैं। न सिर्फ जीते हैं बल्कि जो 14 कैंडिडेट आपके खिलाफ थे आपने सबकी जमानत जब्त कर दी। तो ऐसे में शायद गाजियाबाद की अपेक्षा यह है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं उसको एक बड़ा मंत्रालय मिलेगा। देखिए, ऐसा है, पार्टी ने और मोदी की जो 14 कैंडिडेट आपके खिलाफ थे आपने सबकी जमानत जब्त कर दी। तो ऐसे में शायद गाजियाबाद की अपेक्षा यह है कि हम जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं उसको एक बड़ा मंत्रालय मिलेगा। देखिए, ऐसा है, पार्टी ने और मोदी जी ने एक जिम्मेवारी दी कि आप गाजियाबाद जाइए। गाजियाबाद गए। 24,21,000 का इलेक्ट्रेट है, जो देश के अंदर दूसरा बड़ा क्षेत्र है जी, संसदीय क्षेत्र। और हमने कोशिश की कि किस तरह सब तक पहुंचा जाए। जनता ने बहुत समर्थन दिया है, स्नेह दिया है, मोदी जी के नाम का फायदा मिला है और कहीं ना कहीं शायद इस चीज का भी फायदा मिला है कि फौजी हैं, कुछ काम करेंगे। पूरी आस आप पे लगा दी। आप कह रहे समर्थन में सोचता हूं पूरी आस आप पे लगा दी, बाकियों की जमानत जब्त कर दी। नहीं, मेरे ख्याल से और कुछ भी मिल सकते थे अगर कुछ दिन का और समय होता जी। और ये भी तब जब राजनाथ सिंह जी को लेकर वहां पर लोगों की नाराजगी थी कि वो जीतने के बाद कम आए वहां पर, उसके बाद लोगों ने आपको समर्थन दिया। ऐसे में आपको लगता है कि अगर मान लीजिए मंत्री पद जनरल वीके सिंह को नहीं मिलता, गाजियाबाद के लोगों में नाराजगी होगी, उनको निराशा होगी इस बात को लेकर? पता नहीं। जहां तक मैं अपने व्यक्तिगत रूप से ये सोचता हूं कि एक जिम्मेवारी पार्टी ने तब दी थी, अब पार्टी आगे जो भी जिम्मेवारी देगी उसको निभाएंगे, इसमें कोई हमको दिक्कत नहीं। लेकिन आपको इसलिए भी सूटेबल माना जा रहा है क्योंकि आपने जब प्रधानमंत्री को खत लिखा जनरल वीके सिंह, जो लीक हो गया था, उसमें आपने लिखा कि मौजूदा तैयारी अपर्याप्त है, यानी हमारे पास गोला बारूद अपर्याप्त है, अगर हम युद्ध लड़ने जाएं तो हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए आज से आप मानते हैं कि अब स्थिति सही हो जाएगी क्योंकि अब आप सत्ता में आ गए? देखिए, ऐसा है, बहुत काम करने की जरूरत है और जहां हमारा सुझाव चाहिए, जहां कोई हमको काम करने को बोलेगा, जहां हमसे सलाह मशविरा करेगा, उसको पूरे तरीके से बिना किसी चीज को छिपाए, बिना अपना उसके अंदर स्वार्थ देके उसको देंगे। लेकिन सलाहकार की भूमिका में तो कई और मिल जाएंगे, आप किस भूमिका में अपने आप को फिट पाते हैं? आपकी भी एक चाहत होगी, आप भी सोचते होंगे, जनरल वीके सिंह सोचते होंगे साहब मैं इस पद पे सबसे सूटेबल कैंडिडेट हूं, ये पद मुझे मिलना चाहिए। देखिए, ऐसा है, जब आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह लेते हैं तो एक अपने अंदर एक बहुत बड़ी चीज है। और अब जब आप पार्टी के अंदर आए हैं जी, पार्टी के अंदर आपने वो काम करना है जिस प्रकार से पार्टी चाहती है जी। एक उसके अंदर आप वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जो एक जिम्मेदाराना काम है। तो इसके अंदर अपनी आकांक्षाओं को थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है। यानी आपकी आकांक्षा है मिनिस्टर बनने की? मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, किसी चीज की आकांक्षा नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही आकांक्षा है कि जो पार्टी मुझे काम दे उसको मैं अच्छे तरीके से करूं। लेकिन सिंह साहब, आपके जो सहयोगी रहे या आपके पूर्व में जो सेना अध्यक्ष रहे, उन्होंने आपके बारे में क्या टिप्पणी की मैं यहां पर बताता हूं। जनरल वीपी मलिक का कहना है आपको डिफेंस पोर्टफोलियो अगर दिया जाएगा तो आप आर्मी का राजनीतिकरण कर देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून, उनका कहना है आपने सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाकर एक गलत परिपाटी की शुरुआत की है। लेफ्टिनेंट जनरल जेएफआर जैकब, उनका कहना है आपका जो नजरिया है लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग के मामले में वो गलत है, वो एक गुड पोटेंशियल आर्मी चीफ साबित हो सकते हैं। ये आपके सहयोगियों का कहना है। देखिए, ऐसा है, मैं इनमें से किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अगर मेरा मुंह खुलेगा तो शायद इनमें से कुछ को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन वो आप पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं मुंह नहीं खोलूंगा, ऐसा क्यों? ऐसा है, मैं मलिक साहब के बारे में क्या बोलूं? जो शख्स जब कारगिल की चीजें चल रही थी, जो पोलैंड से वापस नहीं आया, उनके बारे में कुछ बोलना चाहिए। और उनको ऐसी चीजें बोलना, किस चीज ने उनको प्रेरित किया है, क्या चीज छिपाना चाह रहे हो? मैं आपको बताता हूं। ज्यादातर दिक्कतें आ रही हैं उन लोगों को जो अब तक किसी न किसी भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे। हून साहब के बारे में क्या बोला जाए? जो कार सेवकों को ट्रेनिंग दे रहे थे
और उनको वहां से उनके चरित्र के लिए भगाया गया, जो आज की तारीख में उनके पूरे परिवार के ऊपर सिटी बैंक स्कैम का केस चल रहा है 300 करोड़ का, उनके बारे में कुछ टिप्पणी करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इनको खुद ही सोचना चाहिए कि भाई आप बोल क्या रहे हो। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है जनरल वीके सिंह, आप 24th चीफ ऑफ स्टाफ बने, आर्मी चीफ बने, आपके 23rd जो थे जनरल दीपक कपूर, उनसे आपकी नहीं बनी। सुकमा लैंड स्कैम में कहा गया साहब आपने वो पेपर लीक कर दिए उनके बारे में। जो आपके बाद आए जनरल विक्रम सिंह, उनसे भी आपकी नहीं बनी। और आप जो डेजिग्नेटेड हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग, उनसे भी आपकी नहीं बनती। ऐसा क्यों? क्या ये सब लोग सही नहीं है? ऐसा है, सब लोग अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन अगर कहीं पर कोई गलती है, क्या सुखना गलती नहीं थी? मैंने उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, मैंने उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोला। हां, उनके चहेते थे, और आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि अवधेश प्रकाश, जिनको कोर्ट मार्शल ने डिसमिस कर दिया, उनकी सिफारिश लेकर हमारे वर्तमान चीफ एंथनी साहब के पास गए कि इनको माफ कर दिया जाए। आप क्या चीज बताना चाहते हैं फौज को? क्या आप बताना चाहते हैं कि हमको भ्रष्टाचार मंजूर है, या आप बताना चाहते हैं हमको भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है? मैंने दलबीर सुहाग के खिलाफ कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ यही कहा कि भाई एक सिस्टम है, 2 महीने पहले नाम अनाउंस होते हैं, आप अगर आज जल्दी करोगे तो उनके ऊपर लोग बाग उंगली उठाएंगे। क्या चीज है जो छिपाई जा रही है? बात आप दूसरी तरफ ले जाइए। आपने उनके खिलाफ जांच बैठा दी थी, विक्रम सिंह ने वो जांच नहीं बैठाई, मैंने उनको नोटिस दिया था एक कारण से। जब आप किसी गलत आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, अगर आप वर्दी में रहते हुए कोई डकैती कर रहा है, उसको कहते हैं जी इसने तो डकैती नहीं की, तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के नीचे इसको बचाना चाहिए, आप क्या करेंगे? बताइए आप मुझे। तो इन चीजों के ऊपर लोग बागों को समझ में नहीं आता, लोग बाग ऐसे ही घबराए हुए घूम रहे हैं। आपको लेकर सर डिफेंस मिनिस्ट्री में एक बेचैनी है। अगर जनरल वीके सिंह डिफेंस मिनिस्टर बन गए, न जाने वो क्या अंधेर कर देंगे यहाँ के। सारे लोग घबराए हुए हैं वहां पर आपको लेकर, क्योंकि सबका भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। वो सब रोकने की कोशिश करेंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे या लिप्त हैं या लिप्त होने की कोशिश में। सर आपको लगता है आपने एक ऐसे डिफेंस मिनिस्टर के अंडर पे काम किया जो बहुत कमजोर डिफेंस मिनिस्टर थे, मैं ए.के. एंटनी साहब की बात कर रहा हूं, वो फैसले नहीं ले पाए, हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बहुत धीरे चली, हमने रक्षा खरीद नीति बनाई, उसके बाद भी करप्शन के पॉइंट आए सामने। वो सब आपकी बात जहां पर है वो सही है। मैं सिर्फ एंथनी जी के बारे में एक बात जानता हूं, जब भी मैं उनके पास कोई ऐसा मुद्दा लेकर गया जो हमारे सैनिकों से ताल्लुक रखता था, उन्होंने समर्थन किया। जहां सैनिकों के मनोबल का सवाल था, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। क्या मेरे से पहले जितने भी चीफ आए, उनको नहीं दिखा कि जवान के और अफसर के राशन में फर्क है? उसका कुछ करना चाहिए, क्यों नहीं दिखा? क्या वीके सिंह के आने की जरूरत थी कि उसको ठीक कराया जाए? क्या इसी तरीके से जरूरत थी कि मेरे जैसा कोई आदमी ये कहे कि ये सहायक प्रणाली को बदलने की आवश्यकता है? क्यों नहीं किया हमने? उसे तो स्टैंडिंग कमेटी ने भी रिकमेंड किया, तो लेकिन उसको लोग बाग नहीं करना चाहते, वो ठंडे बस्ते में चली गई चीज। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। आप कहना ये सहायक प्रणाली आर्मी में गलत है, वो लोग गलत तरीके से उनसे काम कराते हैं। मैं ये कह रहा हूं, एक सिस्टम होना चाहिए। हर एक दुनिया के अंदर, देशों के अंदर एक सिस्टम है। युद्ध के अंदर आपको एक आदमी की जरूरत पड़ती है जो आपकी चीजों को देख सके। क्यों? क्योंकि आप हर एक चीज के अंदर आपका दिमाग लगा रहता है। एक आपको सहायक की जरूरत पड़ती है, लेकिन उस सहायक का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए जी। उसको ठीक करने के कई तरीके हैं जिनको अपनाया जा सकता है। तो हम अगर आंख बंद करके पड़े रहें, और इसके बारे में एंथनी जी को एक सजेशन दी थी, एक प्रपोजल दी थी कि कैसे उसको कराया जा सकता है। सर लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि सरकार और सेना के बीच इस तरह का संबंध होना कि उनको ये लगे साहब आप तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी मिनिस्ट्री में सरकार में खरबली मच जाए। ये इतना ऐसा रिलेशन था आपके और सरकार के बीच में, या ऐसा रिलेशन बना दिया गया? ऐसा है, बना दिया गया, क्योंकि जब आपको
मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो आपने कहा इनके खिलाफ कुछ बनाया जाए, कुछ खिचड़ी पकाई जाए। और एक चीज जो जनवरी में हुई है, उसको एक पत्रकार अप्रैल के महीने में लिखते हैं, मेरे से बात करने के बाद में, जब उनको पता है कि इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, तो क्या उनको किसी ने प्रेरित नहीं किया? कौन लोग हैं वो लोग? बहुत है, मैंने अपनी किताब में लिखा है कि कौन थे। और ये चीज पीएमओ के अंदर से निकली थी। एक चंडीगढ़ थिंक टैंक के बारे में भी मैंने बात की थी उसमें, मेरी किताब के अंदर। तो इन सब का सिर्फ एक ही वो था, क्योंकि ये सब के सब कहीं ना कहीं इस चीज के अंदर अफेक्टेड थे कि जो चीज भ्रष्टाचार की निकल रही है, उससे उनके ऊपर उंगली उठी। लेकिन करप्शन क्यों है? और ये करप्शन टॉप लेवल पे है। देखिए, करप्शन इसलिए छिपा नहीं। आपके पास रक्षा खरीद नीति है, अब हर बार एक रक्षा नई खरीद नीति लेके आते हैं, आप नए लोगों को चुनते हैं, उसके बाद उनका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, और आपके पास 1988 से एक बोफोर्स तोप के बाद एक नई तोप नहीं है। आपके 70% टैंक के पास नाइट विजन डिवाइस नहीं है। मैं वही कह रहा हूं ना आपको कि हमारी नीति गड़बड़ है। इतना मोटा पोथा बनाने से काम नहीं चलता है, वो नीति प्रैक्टिकल होनी चाहिए। आप आज की जो नीतियां हैं, उनके हिसाब से आज अगर आप एक कागज का टुकड़ा खरीदना चाहते हैं, तो आपको 3 साल लगेंगे वो कागज का टुकड़ा लाने में। क्या ये प्रणाली हमारे लिए ठीक है? इसके ऊपर किसी ने सोच विचार नहीं किया, चले जा रहे। और एक चीज और समझ कर चलिए, इस बाबू तंत्र में जी जितने पड़ाव होंगे, उतना ही भ्रष्टाचार ज्यादा होगा। अगर 6 जगह इंस्पेक्शन होगा, 6 जगह रिपोर्ट लिखी जाएगी, 15 जगह फाइल बनेगी, 15 जगह पर उन फाइलों को निकालने के लिए या उन पड़ावों से आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं किसी को सुविधा कर दिया जाए। अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए सर्विस और मिनिस्ट्री वो का, तो कारगिल कमेटी कह गई, क्यों नहीं हुआ अभी तक? उसमें तो रिकमेंडेशन ये भी थी कि एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना चाहिए। वही तो मैं वही आपको कह रहा हूं ना, कारगिल कमेटी की जो सुझाव थे, क्या उनके ऊपर चिंतन करने के बाद काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं हुआ? अब नरेश चंद्र कमेटी बनी, उन्होंने अपना एक दूसरा नजरिया दिया। वो कहां तक बनेगा नहीं बनेगा मुझे नहीं पता। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, केलकर समिति 2004 में बनी, उसने कहा साहब हमारा अभी की जो हालात है वो 70% हम आयात करते हैं हथियारों का, 30% हम उत्पादन करते हैं, हम 15 साल में से पलटना चाहते हैं। केलकर साहब ने कुछ सुझाव दिए, कितना उन सुझावों पे काम हुआ आप कल जाकर इसके ऊपर विश्लेषण करिए, आप पाएंगे उसमें से 10% काम। तो आप आएंगे, आपकी पार्टी आएगी, आपकी सरकार अब बनने जा रही है, आप इस रिकमेंडेशन को लागू करेंगे? देखिए, 15 साल में बदल जाएगा कि हम 70% अपने घर पे उत्पादन करेंगे? हमारी सरकार बनने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री इस चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि भारत स्वावलंबी बने। लेकिन सर, आपने अभी जो कहा कि साहब आपको रोकने में बहुत लोग लगे हैं, और अगर अब आपको मंत्री नहीं बना जाता तो लोगों पे ये मैसेज जाएगा जनरल वीके सिंह को रोकने के लिए बीजेपी पे दबाव डाला गया और बीजेपी उस दबाव के आगे झुक गई। तो भाई ये मुझे नहीं पता किसके पास मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा है। आपको अगर आपने गाजियाबाद जब कवर किया था इलेक्शन के दौरान, वहां पर भी मैंने लोगों को कहा था कि बहुत पैसा बांटा जा रहा है। नहीं चाहते, जो लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं भ्रष्टाचार से, वो नहीं चाहते कि उनकी रोटियां सेकना बंद हो जाए। लेकिन जनरल वीके सिंह, आपकी पार्टी ना स्टैंड चेंज करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब हमारे सैनिकों के गला काट कर ले गए, तब आपने कहा कि जब तक हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाकिस्तान हमें नहीं सौंप देता, तब तक हम पाकिस्तान से बात ना करें। और आपने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ, आपने सार्क के देशों को बुलाया, नवाज शरीफ को भी निमंत्रण दे डाला। और नवाज शरीफ के आने के बाद आपसे बेहतर कौन जानता है कि सीज फायर वायलेशन किस तरह से बढ़े हैं, कश्मीर को लेकर वो कितनी तवज्जो देते हैं। उनके आर्मी चीफ राहिल शरीफ कहते हैं साहब ये हमारे गले की नस है। दाऊद इब्राहिम वहां उसको शरण स्थली दे रखी है, हाफिज सईद वहां खुलेआम घूम रहा है, आपको लगातार धमका रहा है, तो उसके बावजूद आप अपना स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हैं? एक चीज सुनिए, स्टैंड चेंज है ये आप सोच रहे हैं, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं। देश की बागडोर संभाली जा रही है, आप एक संदेश देना चाहते हैं अपने पड़ोसियों को कि देखिए हम आपके साथ मित्रता चाहते हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तो यही किया। सुन लीजिए पहले मेरी बात, हम मित्रता चाहते हैं। अगर आप इसमें हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
इसके बाद हम आगे आपके साथ बातचीत करके फैसला करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, आपने 99 की बात की। 99 के अंदर गलती सिर्फ पार्टी की नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं, आपने मित्रता की, उसके बाद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत थी। जो लोग उस समय थे क्यों सतर्क नहीं रहे? क्यों हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम ऐसा नहीं था कि उसने पता किया कि क्या कार्रवाई हो रही है दूसरी तरफ? कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? कौन ऐसा देश है जो अपने सिस्टम को ऐसा नहीं बनाता कि उसको पता चले कि कहां क्या हो रहा है? आज आप कहते हैं जी फलां जगह से घुसपैठ हो रही है। 99 में क्यों नहीं कहा आपने? 99 में क्यों इतना वो अंदर आ गए और आपको पता ही नहीं चला? मुशर्रफ 16 किलोमीटर घुसकर अब 99 में क्यों नहीं कहा आपने? 99 में क्यों इतना वो अंदर आ गए और आपको पता ही नहीं चला? मुशर्रफ 16 किलोमीटर घुसकर अपने ट्रुप्स के साथ रह के चला गया, आपको पता ही नहीं चला? क्यों नहीं पता चला? सर, आपने एक और बात कही, जो 26/11 हुआ उसमें आपने 12 टेलीफोन नंबर इंटेलिजेंस ब्यूरो को दिए थे और बाद में मालूम चला कि वो 4 जो ऐसे नंबर थे, उन्हीं नंबर से जो टेररिस्ट थे वो बात कर रहे थे अपने पाकिस्तानी आका से। आपको लगता है आर्मी जो इनपुट देती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज उसे गंभीरता से नहीं लेती? देखिए, हमारे यहां दिक्कत यह है, इतनी एजेंसीज बन गई हैं, सब अपना अपना सोचती हैं कि शायद मैं ही आगे बढ़कर बोलूं कि मैं इस रिले रेस के अंदर फर्स्ट आया हूं। समन्वय नहीं है। जितनी आप एजेंसीज बनाएंगे उनके अंदर अगर समन्वय नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी। आपको हर एजेंसी के साथ वो करना पड़ेगा जिससे हम मिलकर काम कर सकें। तो समाधान नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर है? देखिए, नेशनल काउंट जो जिस रूप के अंदर वो लाया जा रहा था वो नहीं है, वो नहीं है। कॉन्सेप्ट ठीक है आप कह रहे हैं? कंसेप्ट इंपोर्टेड कंसेप्ट है। अमेरिका से लिया हुआ। हमारी दिक्कत ये है, हम सोचते हैं हर इंपोर्टेड चीज अच्छी होती है। अरे हिंदुस्तान में बनाओ ना। लेकिन सर, कई और मुद्दे हैं। मसलन 2001 में रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को आपने आने दिया, 100% प्राइवेट प्लेयर्स के लिए आपने खोला, 26% आपने एफडीआई की। मेरा सवाल यह है, मौजूदा 26% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कौन सा देश या वहां का बड़ा समुदाय आपको 100% जो है तकनीक दे देगा? देखिए, ऐसा है जिसकी कि आपको आज सख्त जरूरत है। एफडीआई का मतलब है तकनीक से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी देश कटिंग एज टेक्नोलॉजी आपको नहीं देगा, जो शीर्षतम टेक्निक है नहीं देगा। उसके लिए आपको उस देश के साथ बात करनी पड़ेगी। कोई भी नहीं चाहता कि आपके कंडीशंस के ऊपर वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा ना हो। एक उदाहरण ले लीजिए, हम समझौता करते हैं बोइंग के साथ। अगर आप एमओडी में आ गए तो आप क्या बदले की भावना से काम करेंगे? किसके प्रति बदला? आपने कहा ना, वहां कई सारे लोग हैं जो नहीं चाहते आप वहां पर आए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वीके सिंह डिफेंस मिनिस्ट्री में आ गए तो हमारे लिए परेशानी पैदा करने वाले हैं। सर, वहां हलचल है, बेचैनी है डिफेंस मिनिस्ट्री में। बेचैनी जिनको है वो शायद इसलिए बेचैन है कि उनको पता है कि उनके काम की समीक्षा होगी कि वो ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ 2 घंटे काम कर रहा है और ये बता रहा है कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं और उसको बोला जाए कि भाई आप 2 घंटे नहीं, आप 8 घंटे काम करिए, अगर उसको बेचैनी है तो अच्छी बात है बेचैनी होनी। आपकी आर्मी में ज्यादातर लोगों से नहीं बनी, राजनीति में बनेगी ना लोगों से। देखिए, ऐसा है, आर्मी के अंदर जो मिडिल रंग है, ब्रिगेडियर से लेके नीचे तक, उनको पता है मैं क्या हूं। सिर्फ जो कुछ ऊपर वाले हैं जो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि वो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, शायद वही है जो ऐसी बातें फैलाते हैं। सर, आज अफगानिस्तान की मैं बताऊं, आज अफगानिस्तान में हमने देखा हमारे कॉमर्स कॉन्सुलेट पे अटैक हुआ है। आपको लगता है अफगानिस्तान भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिकी जो सेना है वो इस साल लास्ट से वहां से निकल जाएगी? हमारी क्या तैयारियां हैं इसके लिए? ये हमने बहुत पहले से कहा है कि हमें अपने संबंधों की एक समीक्षा करनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ कि हम क्या करना चाहते हैं, हमने अब तक क्या किया है, हमको क्या कदम लेने चाहिए, क्योंकि वहां से जो फौजें जा रही हैं उनका हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम
अफगानिस्तान के साथ अपने ऐसे संबंध बनाए कि ऐसी चीजें ना हो। अफगानिस्तान से इनके जाने के बाद तालिबान पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको गिराया जाए। और जैसे पिछली बार आपको पता है कि उनको कितनी मदद मिली किसी और देश के द्वारा, वो होगी। तो लेकिन वहां भी आप जानते हैं कि जो भी हमले होते हैं उसमें आईएसआई का हाथ होता है। सर मैं एक बात जानना चाहता हूं, हम सब लोग जानते हैं, इसलिए आपने क्यों अपने सब संस्थाओं को इतना मजबूत क्यों नहीं किया कि लोग बाग कहें कि इसमें आईएसआई का हाथ अगर है तो हम पकड़ लेंगे उसको? आपको बाद में क्यों पता चलता है? सर वही तो मैं कह रहा हूं कि 26/11 के जो मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। जकीउल रहमान लखवी के खिलाफ अब तक कुछ नहीं हुआ, वहां कोर्ट में जज बदल रहे हैं। उसके बाद आपने नवाज शरीफ का आमंत्रण दे दिया, न्योता दे दिया, स्वागत के लिए तैयार है। मत जोड़िए नवाज शरीफ के आमंत्रण को बातचीत के साथ मत जोड़िए। नवाज शरीफ के आमंत्रण को सिर्फ इस चीज के साथ जोड़िए कि हमारे नए प्रधानमंत्री इस देश का एक संदेश देना चाहते हैं कि ये देश शांति प्रिय है। जो आपको भड़काया गया है दुष्प्रचार से वैसा नहीं है। हां, आप इसके आगे हमसे मिलकर चलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलकर चलना चाहते तो हमको अपनी नीतियों को सोचना पड़ेगा। आखिर में अगर मैं आपसे गाजियाबाद के लोगों की अपेक्षा या आकांक्षा न रहूं तो ये अधूरा रहेगा। आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, सिंह साहब, आपने कहा इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस, रिडक्शन ऑफ 30% पावर टैरिफ, टैक्स हॉलिडे फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर एनर्जी इक्विपमेंट, वुमेन सिक्योरिटी, वाइडनिंग ऑफ NH24, कॉमन स्मार्ट कार्ड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इसमें कई वादों को पूरा करने के लिए आपको अखिलेश यादव से मित्रता करनी पड़ेगी। मेरी तो मित्रता है, मेरी उनसे दुश्मनी थोड़ी है, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। लेकिन सवाल यह है वीके सिंह साहब, आखिरी सवाल मेरा, नरेंद्र मोदी जैसा जो व्यक्तित्व है जिसने पूरे राजनीति की दिशा बदल दी, 30 साल बाद एक पार्टी को अपने दम पे सरकार बनाने की बजाय, जिनको जो कहते हैं साहब मेरा तो फॉर्मूला ही है P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस, आपको लगता है आर्म्स लॉबी या आपके खिलाफ जो लोग हैं जो जनरल वीके सिंह के खिलाफ साजिश कर रहे हैं वो उन्हें बरगला पाएंगे, उन पर दबाव डाल पाएंगे? उन्होंने अपने अगर दिमाग में बना लिया होगा तो उन पर कोई दबाव नहीं डाल सकता, ये तो आप मानेंगे? मैं 2-3 चीज आपको बताता हूं। मोदी जी की खासियत है उनकी दूरदर्शिता है। मोदी जी की खासियत है उनके अंदर एक लगन है। मोदी जी की खासियत है कि जब वो एक काम को करना चाहते हैं तो इस तरीके से करना चाहते हैं कि वो काम संपूर्ण हो। ये खूबियां आप में भी हैं। ठीक है, एक मिनट, अगर ये 2 खूबियां मिल जाए इसीलिए मेरी उनके प्रति आस्था है। जब उन्होंने मुझे कहा कि आप गाजियाबाद जाइए, वो गाजियाबाद चला गया। आस्था का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है 5,67,000 उसके बावजूद अगर आप उस पोस्ट तक नहीं गए, क्योंकि वहां के लोगों के जहन में था भाई आर्मी चीफ आया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसको तो सीधे मंत्री बनाएंगे, और उन्होंने आपको एक तरफा वोट दे दिया, आपके जो 14 आपके खिलाफ खड़े थे सबकी जमानत जब्त कर दी, उनको तो निराशा होगी ना? देखिए, ऐसा है, गाजियाबाद ने मुझे आंखों पे बैठाया है, मैं उनको आंखों से ऊपर बैठाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीके सिंह। आपने देखा जनरल वीके सिंह का कहना है कि वो एक ईमानदार सिपाही हैं और अपनी लगन के साथ वो हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास मुलाकात को देखने के लिए।